जगदीश भाई पांडोर को श्रद्धांजलि देता हूं। उनकी जो खोट है वो हम भरपाई नहीं कर सकते, लेकिन ये आदिवासी सुरक्षा यात्रा उनके परिवार को सांत्वना देती है। तो हम ये आदिवासी सुरक्षा यात्रा 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के दिन से अपने क्रांतिवीर बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू झारखंड से लेकर निकले। ये यात्रा जैसे इसका नाम है आदिवासी सुरक्षा यात्रा, तो आदिवासी सुरक्षा के मुद्दे को लेकर निकली है। पिछले कई समय से हम देख रहे हैं कि आए दिन देश में जहां भी आदिवासी रहते हैं वहां आदिवासी पर कोई ना कोई अत्याचार होता रहता है। उनके संवैधानिक अधिकारों को छीना जा रहा है, दिया नहीं जा रहा है, जमीनें छीनी जा रही है, जंगलों से खदेड़े जा रहे हैं, बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहा है। तो ये देश का मालिक जो सुप्रीम कोर्ट कहती है वो आदिवासी असुरक्षित है, तो उनको सुरक्षित कैसे करे, इसके लिए ये यात्रा 3 संदेश लेकर निकली। इस यात्रा का पहला संदेश है देश के आदिवासियों में वैचारिक एकीकरण हो। देश में आदिवासी 781 अलग अलग समुदायों में बटे हुए हैं और वो अपने अपने समुदाय की सोच रखते हैं। उनके समुदाय के जो मसले होते हैं उसमें उलझे रहते हैं, उसकी समस्याओं पर अकेले अकेले लड़ते रहते हैं। लेकिन जब इस यात्रा में हम 6 राज्यों में घूमे तो ये देखा कि सारे देश के आदिवासियों की समस्या तो एक जैसी है। तो अगर आदिवासी वैचारिक तौर पर अगर एक होता है, देश के आदिवासियों में वैचारिक एकीकरण होता है, तो आने वाले समय में जब भी आदिवासी पर कोई अत्याचार हो या तो और कोई इश्यू खड़ा हो, देश के आदिवासी एक साथ लड़ने के लिए खड़े हो सकते। इसलिए हमारी यात्रा का पहला संदेश है। हमारी यात्रा का दूसरा संदेश देश के आदिवासियों की संस्कृति में शुद्धिकरण हो, क्योंकि इस देश में आदिवासी ना तो किसी धर्म से जाना जाता है ना किसी जाति से। आदिवासी की पहचान संस्कृति है। अगर आदिवासी अपनी संस्कृति गंवा देता है तो आने वाले समय में वो अनुसूचित जनजाति की लिस्ट से बाहर भी किया जा सकता है, जैसा बिहार की तमाड़िया जनजाति को 4 साल पहले किया गया। तो अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय की संस्कृति की मिलावट जो हमारी संस्कृति में हुई है उसको बाहर निकाल के संस्कृति का शुद्धिकरण करना पड़ेगा, नहीं तो हम हमारी पहचान गवा बैठेंगे और पहचान गवा बैठेंगे तो खुद को आदिवासी साबित भी नहीं कर सकेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे अधिकार भी हमें नहीं मिलेंगे। तो सांस्कृतिक शुद्धिकरण हमारी यात्रा का दूसरा संदेश है। हमारी यात्रा का तीसरा संदेश देश के आदिवासियों में सामाजिक तथा राजकीय जागृति आए। सामाजिक जागृति तो बहुत तेजी से बढ़ रही है। पूरी यात्रा में हमने भी देखा, आप भी देख रहे हो कि 9 अगस्त के दिन हजारों लाखों की संख्या में इकट्ठा होते हैं, 9 विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं। आज इस बारिश में भी यहाँ चिंतन शिविर हो रहा है, एक जागृति का प्रमाण है। लेकिन इतनी जागृति होने के बावजूद मध्य प्रदेश के सीधी में हमारे एक भाई पर मूत्र विसर्जन किया जाता है। मणिपुर में हमारी बहनों को निवस्त्र करके घुमाया जाता है। राजस्थान में कार्तिक भील को मारा जाता है और 8 महीने तक उसका परिवार धरने पर बैठा है, उसको न्याय नहीं मिल रहा है। तो हमारी जागृति का हमें परिणाम क्या मिल रहा है, उसका फायदा क्या मिल रहा है? तो कुछ नहीं मिल रहा है। और नहीं मिलने की वजह है कि हमारी जितनी सारी समस्या है उस सारी समस्याओं की जन राजनीति। अगर हम राजनीतिक तौर पर मजबूत होते तो ये कोई समस्या नहीं रहती, क्योंकि हम जिसको हमारे प्रतिनिधि के तौर पर चुनकर भेजते हैं वो लोग जो उनको काम करना है, जो काम के लिए उनको अधिकार मिला है, वो कोई काम नहीं करता, एक भी काम नहीं करता। ना तो हमारे अधिकारों के लिए आवाज उठाता है, ना तो हम पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ कुछ बोलता है। वो तो ठीक, हमारी जो बुनियादी सुविधाएं वो भी हमें नहीं दे सकता वो, और वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसको हमारे सामने जो गैर आदिवासी की पार्टियां, वो पार्टियां खड़ी करती है, उनको वो मैंडेट देते हैं। इसलिए वोट हमारा लेते हैं, जिताते हम हैं
और फिर भी वो गुलामी उन गैर आदिवासी पार्टियों की करते हैं, और इसलिए हमारी समस्याओं पर वो कुछ नहीं बोलते। तो अब जो हमारी ये सामाजिक जागृति है, इस सामाजिक जागृति को अब राजनीतिक जागृति में पलटने का वक्त आ गया है, और जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक हम समस्याओं से घिरे रहेंगे। आने वाले कई वर्ष सालों तक, यहां तक कि हम खत्म भी हो जाएंगे, हमारी समस्याएं खत्म नहीं होगी। तो जैसे पिछले इलेक्शन में इस राजस्थान के आदिवासियों ने खुद अपना उम्मीदवार तय करके चुनाव लड़वाया, उनको जिताया। वैसे दो उदाहरण तो आपके पास है, अपने सारे देश को दो उदाहरण बताए, एक रास्ता बताया। जैसे दो विधायक जो राम प्रकाश डिंडोर जी और राजकुमार यहां से चुन के भेजे, 5 साल तक सरकार की नाक में दम कर रखा, और लगातार 5 साल तक 200 विधायकों में सबसे अच्छा काम करने में पहले और दूसरे नंबर पर रहे। और ये इसलिए हुआ क्योंकि उसको, उन लोगों को किसी पार्टी को जवाब नहीं देना था, किसी पार्टी ने उनको मैंडेट नहीं दिया था, उनको मैंडेट समाज ने दिया था। इसलिए वो समाज को पूछते थे, समाज का काम करते थे, समाज की गुलामी करते थे, ना कि किसी पार्टियों की, गैर आदिवासी की पार्टियों। इसलिए वो अच्छा काम कर सके। तो अगर सोचो ये 2 के 20 चुन के भेजे, तो आने वाली सरकार हमारी मर्जी के खिलाफ कोई नहीं बना सकता, वो भी तय। तो इस चुनाव में आपको ये करना है कि 20 विधायक, या तो हो सके इतने ज्यादा विधायक खुद सिलेक्ट करो, खुद पसंद करो कि हमारा विधायक कैसा होना चाहिए, हमारा उम्मीदवार कैसा होना चाहिए, हमारे हक अधिकार के बारे में जानता हो, हमारे लिए लड़ना जानता हो। ऐसे लोगों को तैयार करो, उसको सिलेक्ट करो, और सिलेक्ट करके चुनाव में खड़ा करो, और चुनाव में खड़ा करके उनको जिताओ। अगर ये होता है तो जैसे मैंने आगे कहा, वैसे जयपुर की गद्दी पर कौन बैठेगा वो हम तय करेंगे, कोई पार्टी नहीं तय करेगी। और अगर ये संदेश, ये एक नया रास्ता आप देश के आदिवासियों को बताते हो, और आने वाले समय में अगर देश के आदिवासी आपके बताए रास्ते पर चलते, तो दिल्ली की गाड़ी पर भी कौन बैठेगा वो भी हम तय करेंगे, कोई पार्टी नहीं तय करेगी। तो आपने इस बारिश में भी हमारी इस यात्रा का इतना अच्छा स्वागत किया, इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी इस यात्रा का संदेश हर एक आदिवासी तक पहुंचाओ, ये हम आपसे उम्मीद करते हैं, अपेक्षा रखते हैं। इसके साथ आप सबको मेरा जोहार, जय आदिवासी। बहुत धन्यवाद। दादा ने काफी अच्छी बातें बताई, और समाज के बारे में, हमारे आदिवासियों पर हो रहे अत्याचारों के बारे में। तो पूरे आदिवासी परिवार और पूरा बिल प्रदेश आपको जोहार नमन करता है। उसके उपलक्ष्य में हमारे मन्नारे जगदीश जी